हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है टोटल प्रैक्टिस सेट का 34 और प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इसको जो है कि 2 लेक्चर में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक आध जो है कि हम पेपर सॉल्व करवा देंगे। तो इस पर हम लोग देखेंगे एक 22-23 यानी कि 23 तारीख तक इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो है कि हम लोग देख लेंगे, ये एक आध पेपर भी सॉल्व करा देंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुका है, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हमको क्या है दिया है, चाहे बी हो चुका है, तो ये हमको जो है कि चाहिए। तो इसको हम बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होता है, मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब कि ए की प्रायिकता जबकि बी हो चुका है, ये इसकी मीनिंग होती है। चाहे ए की प्रायिकता जबकि बी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या दिया गया है, 0, और जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पर जरूर लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिखते हैं जब इसकी बात आती है तो। लेकिन वो तो 0 के बराबर दे दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये परिभाषित नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 में कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, वो दोनों ही जो है कि बराबर हैं और नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि बराबर है लेकिन 0 के बराबर वो नहीं है, तब इन ऑप्शन में से कौन सही होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चले देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन इससे हट जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है 0, 1/3, 1/6, 1/36। तो हम बता दें 0, 1/3, 1/36। तो हम बता दें कि अगर पासों के एक जोड़े को हम फेंकते हैं तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो 36 एलिमेंट बनते हैं। क्या क्या होता है, 1 1, 1 2, 1 3 से ... 16 तक, इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके ... टोटल 36 एलिमेंट बनते हैं। तो अगर हम लिख दें ऐसे एक आध एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन ... 16, फिर यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन ... 26 ऐसे करके ... 6 1 6 2 एंड सो ऑन ... 6 6, ये 36 एलिमेंट इसमें बनते हैं। तो कह रहा है कि दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। माने पहले पासे पर ये 1 है, दूसरे पासे पर भी 1, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1। तो कह रहा है दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आती है, और हम जानते हैं कि एक यूनिक नंबर है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है, वो कौन होता है, 2। तो दोनों पासों पर 2 2 सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं हो नहीं सकता है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/36। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं। 2 घटनाएं अगर परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं, यदि मतलब 2 घटनाएं ए और बी वो परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं यदि, तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है। अगर 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं तो ये दिया हुआ है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसका अपवर्जी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। और हम जानते हैं कि अगर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं, ए और बी अगर स्वतंत्र हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ऐसे लिख दिया जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का डैश। अगर ऐसे लिख दिया जाए
अगर ऐसे लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये होता है सब रिलेशन। अगर दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो ऐसा कुछ होता है। तो इनमें से कौन सही है तो देख लेते हैं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसकी मीनिंग क्या होती है अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऐसे तो इसका मतलब होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसकी मीनिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जो प्रायिकता है वो ऐसा ही कुछ लिखे हैं, और ये जो ए डैश का मतलब कि ए नहीं की प्रायिकता, ए नहीं की प्रायिकता को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं हम, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। करा है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है और उसके द्वारा सत्य बोलने की जो प्रायिकता दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4/5। तो वो जो सत्य बोलता है उसकी घटना को अगर हम E1 कह दे रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर कितना दिया हुआ है, 4/5। तो सत्य बोलने की घटना को अगर हम E1 कह देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, और असत्य बोलने की घटना को अगर हम E2 कह दें तो असत्य बोलने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/5, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मालूम है, ये दोनों की प्रायिकता मालूम हो गई। अगली बात, एक सिक्का उछालता है, एक सिक्का उछालता है तथा बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। तो मान लेते हैं कि चित्त प्रदर्शित होने की जो घटना है वो क्या है, ए है। मान रहे हैं कि जो चित्त है वो प्रदर्शित होने की घटना क्या है, ई है। मतलब सब मिला जुला करके बेज प्रमेय का यह सवाल है। तो चित्त अगर प्रकट होने की घटना क्या है, ई है। तो हम जानते हैं कि एक सिक्का को जब उछालेंगे तो जो कंडीशंस आती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो एच और टी आते हैं। तो चित्त प्रकट होने की घटना कितनी हो जाएगी, चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा है 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 1/5। अब ये हेड आता है और क्या करता है, वो सत्य बोलता है। यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी हम लिख दे रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी को हम H से लिख दे रहे हैं, वो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन वह क्या है, जब सत्य बोलता है। यानी कि अगर गिवन है कि वो क्या करता है, सत्य बोलता है, तो सत्य क्या है, ये E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1 बराबर 1/2, और वह बताता है कि हेड आया है, वह झूठ भी तो बोल सकता है। तो अगर वह झूठ बोलता और हेड आता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और जबकि हेड की प्रायिकता, जबकि वो क्या करता है, झूठ बोलता है, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब कि हेड आता है, हेड आता है तो 1/2। बस इतनी सी बात है कि वो अगर सत्य बोलेगा तो अपान में E1, अगर वह झूठ बोलेगा तो अपान में E2। तो हमसे ये कह रहा है कि ये जो है ई की प्रायिकता, मतलब कि हेड आने की प्रायिकता बताइए जबकि वो सही बोलता है। तो यहाँ से उसको हमको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। यानी कि हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट ऊपर, यानी कि 4/5 इंटू 1/2, और अपान में ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा कितना के 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 और 5/10, ये हो जाएगा 5/10। यानी कि 2/5 और गुणे 10/5 लिख सकते हैं, चाहे इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना, 4 और 1 5, 4 1 कम 4, 4 और 1 5, 5/10 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 और गुणे ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2/1 ना, 2/1 हो जाएगा, क्योंकि पलटेंगे ना, 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑप्शनल जो सवाल होते हैं, कुछ सवालों को ऑप्शन से भी किया जाता है। कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हैं कि ए सबसेट है बी का, यानी कि ये जो है हमारा ये ए है और ये कौन है, बी। तो ये पूरा बी का जो है वो ए सबसेट है। आगे
तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो बातें हमको दिया गया कि ए सबसेट है बी का और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू कितना लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिखा है। फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी और ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, ये है लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चलो देखते हैं, तो सब मिला जुला करके हमको यही निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर होगा क्योंकि ए सबसेट है, तो ये पूरा बी और ये ए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा, यानी कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी अपान ए लिखा है, नहीं तो अगर इसी को अगर ऐसे लिख दिया होता तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो गया होता। अब उसके बाद देखते हैं कि अब तो यहाँ से कोई कंडीशन, अब ये तो खत्म हो गया था, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, नहीं तो अब कोई नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन को टिक करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि अगर यह नॉट इक्वल टू 0 हमारा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 अगर दिया गया है, तो ये जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर अगर नहीं है, लेकिन प्रायिकता तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, प्रायिकता तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 लेना नहीं है हमको। अब इसका रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि ये 1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे है, तो अगर रेसिप्रोकल इसको कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर करेंगे तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पर ये 1 आ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है ये, यानी कि सब मिला जुला करके 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 1 से अगर ज़्यादा हो जाए, सॉरी इसको 1 अपान बी लिखना है भाई, ये 1 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 से ज़्यादा हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 के बीच में है, तो 1 से ज़्यादा और जाएगा वो एकदम लास्ट इनफाइनाइट तक, तो इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अब वो क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, एक बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और अपान में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसके स्थान पर तो हम ये लिख सकते हैं ना, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान जो ए है वो इक्वल टू कितना है, 1 है, तब इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। चले देख लेते हैं। तो इसको लिख देंगे, इसको कैसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना कह देंगे ए। ये 1 तब आ सकता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर तभी हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर तभी हो सकता है जब ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा कुछ है अगर, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए ग्रेटर देन पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए लेस देन पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए ये इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें से कौन सही है, तो चलो देखते हैं।
तो सबसे फर्स्ट ये जो है इसी को सॉल्व करें। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे, और ये ग्रेटर देन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा कुछ। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा π2 होता है और 0 के बराबर तो होता नहीं, तो गुणा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ये गलत हो गया। अगर यहीं पर ग्रेटर देन दिया होता तो यही क्या हो गया होता, सही हो गया होता, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन दिया हुआ है तो ये तो आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही है। अब इन्हीं दोनों में से तब कोई सही होगा। तो चलो देख लेते हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस चीज को ऐसे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसको इधर लेकर के आए और ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ये दोनों π2 नंबर हैं, किसी को भी इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या कहेंगे, ये नीचे ए है तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी अपान ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बटे में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, और एक ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। करें कि यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए तो कह रहा है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0। ये भाई ये कहीं दो जगह दे दिया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0, दो ऑप्शन तो सेम दे दिया है, ये और ये दो ऑप्शन सेम दे दिया है, ये और ये। चलो देख लेते हैं अब कौन ऑप्शन सही है, इसमें चेक कर लेते हैं। ये देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये तो वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको इधर कर दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, बी, इसको इधर लेकर के आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के। अब इसको क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू कितना, 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दिया हुआ है जो ए और बी है वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी के थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़े होंगे तो ये जरूर बताए होंगे कि अगर घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगली बात, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.4। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुका है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सब कुछ में लिख दिया है ये चीजें और ये हमको फाइंड आउट करना है। लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और अपान में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इससे हटेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेम वही सवाल है, दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में कई सवाल है, लिखा हुआ है ए, ये दूसरे का क्या है, ए है। क्या है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो है कि अलग अलग प्रायिकताओं गुणनफल के बराबर, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ये निकालना है। तो लिख देंगे, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/10 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4/10। इसको अगर सॉल्व कर ले थोड़ा सा तो ठीक रहेगा, 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट ले रहे हैं, ये भी हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 3/25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा में जो है कि 2 सवाल दूसरे का भी मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 तथा ए और बी स्वतंत्र घटना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हमको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला प्रायिकता का जो प्रायिकताओं का जो बीजगणित होता है वो कितना होता है, घटनाओं का जो बीजगणित होता है वो कितना होता है, वो उसी से प्रोबेबिलिटी निकल जाती है घटनाओं के बीजगणित से। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.4 और प्लस ये है 0.5 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, तो हो जाएगा 0.9 माइनस इसको लिख देंगे 0.4 इंटू 0.5, यानी कि 0.9 माइनस 5 होके 20, यानी कि हो जाएगा 0.20। ठीक, अब इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.7, ये हमारा 0.7 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक और पूछा हुआ है सेकंड में। सेकंड में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.4 और ये हो जाएगा 0.5, ये 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 स्थान पर ऐसे 10 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलें आगे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2-3 सवाल है, इसलिए ए बी सी करके इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि फर्स्ट ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए, हमको ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32, तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी नंबर की जरूरत पड़ेगी, नंबर वाले फार्मूले की, तो नंबर वाला फार्मूला भी लिख लेंगे, अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में नंबर ऑफ बी भी होता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.5। इसको अगर हम ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 बटे में 50, यानी कि 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बटे में 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बी और सी को दोनों को एक ही साथ लिख दिए हैं। हमको इसमें दिया है कि ए की प्रायिकता 0.6, बी की प्रायिकता 0.3 और इंटरसेक्शन की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.15 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछ रहा है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.3। इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा 15 बटे में 30, यानी कि 1 बटे 2। अगर इसको देखें तो ए की प्रायिकता 6 बटे में 11, बी की प्रायिकता 5 बटे में 11, यूनियन की प्रायिकता 7 बटे में 11 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो पहले चूंकि यहाँ पर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। रख लेते हैं वैल्यू को, ये है 7 बटे 11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 6 बटे में 11 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5 बटे में 11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 11 बटे में 11, यानी कि 1 माइनस 7 बटे में 11, यानी कि 4 बटे में 11। ये इंटरसेक्शन की प्रायिकता आ गई, इसलिए
इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11। तो 11 से 11 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5। तो एक इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, इसका 4/5। आगे चलते हैं। चले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना का मतलब क्या, इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों के, वो दोनों के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6, तो यही पूछा जा रहा है। तो चूंकि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, तो ये हो जाएगा 36 18 यानी कि 0.18 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये नहीं दिया इस बार ये नहीं दिया है क्योंकि वो दोनों को कह नहीं रहा है कि स्वतंत्र हैं। तो चलो देख लेते हैं। ये यूनियन निकालने के लिए, यूनियन की प्रायिकता निकालने के लिए तो इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू 0.6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.4 और यहाँ से निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 चौके 24 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू रख दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन जो बी है वो कितना है 0.24 है। ये हो जाएगा 8 4 12 यानी कि 1.2 माइनस 0.24 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 96.96 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है यदि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान पूछ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इंटरसेक्शन की, इसको फाइंड आउट करने के लिए, और न हो तो यहाँ पर से निकाल रहे हैं। चूँकि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ये लिख देंगे 5/13, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि पूरा के बराबर अगर ये है तो इतना के बराबर ये, इतना के बराबर ये करके दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5/26 यहाँ से, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना है 5/13 है। अब ये निकाल दें पुनः चूंकि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी, वैल्यू रख दें यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो है इसकी वैल्यू है 2/5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना के बराबर है 5/13 की, तो हो जाएगा 5/13 के। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 गुणे 5/13 हो जाएगा, यानी कि 2 में कितना आ जाएगा 13। इसलिए ये निकालना है हमको। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू रख दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 5/26 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 5/13 और माइनस इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 में कितना है 13 है। सबको 26 बना लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26, यानी कि 15 में से 4 जाएगा 11/26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। तीन व्यक्तियों ए, बी तथा सी द्वारा किसी लक्ष्य भेद की प्रायिकताएं क्रमशः 4/5, 3/4 तथा 2/3 है। मतलब तीन व्यक्ति हैं ए, बी, सी और किसी लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, वो भेद रहे हैं। तो जो ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है वो 4/5 है। इसको हम लिख भी दिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4/5। और बी के लक्ष्य भेद की जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/4। और सी के लक्ष्य भेद की प्रायिकता जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 2/3। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, यदि तीनों निशाना लगाते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति द्वारा लक्ष्य भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बता चुके हैं कि कम से कम की मीनिंग क्या होती है। तीनों में से कम एक लक्ष्य भेद लेते हैं, इसकी प्रायिकता की मीनिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये जो तीनों घटनाएं हैं जो लक्ष्य को भेदा जा रहा है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए लक्ष्य को भेदता है तो इसके भेदने से बी को सी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भी भेद भी सकते हैं, नहीं भेद सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये घटनाएं हैं, मतलब ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो लक्ष्य भेदन की घटना है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्योंकि एक अगर लक्ष्य को भेदता है तो उससे दूसरे के से कोई मतलब नहीं है, वो भेद भी सकता है, नहीं भेद सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन अगर सी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इसको लिखा जा सकता है। जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाता है, इस ए यूनियन बी यूनियन सी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखें ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश चाहे ई का बार लिख दें इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का बार। और डिमॉर्गन लॉ हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ऐसे लिखा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी का बार तो ये हो जाएगा ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार इंटरसेक्शन सी का बार। और हम जानते हैं कि अगर ये तीन घटनाएं, दो घटना की बात कर लेते हैं, अगर दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो ए डैश बी भी स्वतंत्र होते हैं, ए बी डैश भी स्वतंत्र होते हैं और ए डैश और बी डैश दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब अगर तीन घटनाएं हैं तो वही रूल लागू हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लिख लें 1 माइनस पी ए का मान है 4/5 और 1 माइनस 3/4 और 1 माइनस 2/3। इसको कैसे लिख दें, इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 4 1/5 गुणे ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1/4 गुणे ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1/3। यानी कि 1 माइनस 1 अपान 5 चौके 20 23 60 माइनस 1 59/60। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। और जितना भी सवाल बताया गया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। सारे सवाल को ये जो शुरू से मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आज 34 लेक्चर है, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये जो है 2022 में पूछा गया सवाल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जो 8 है वो 2022 में पूछा गया सवाल। क्या है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकता है। मतलब ए के हल करने की प्रायिकता 3/10, बी के हल करने की प्रायिकता 1/5 और सी के हल करने की प्रायिकता 1/10। तो कह रहा है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब बस प्रश्न हल हो जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो इन तीनों में से एबीसी में से कोई भी एक अगर सॉल्व कर देगा तो प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तीनों की जरूरत ही नहीं है कि तीनों अगर सॉल्व हल, माने तीनों ही ए और बी और सी तीनों अगर हल करेंगे तो ही प्रश्न हल होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी में से कम अगर एक भी सॉल्व कर देगा तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो हमसे इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता ये पूछा जा रहा है। तो फिर वही चीज मैं लिख दिया हूँ, यहाँ तक तो आएंगे फार्मूले के जैसे ये
अब वैल्यू रख लेते हैं इक्वल टू 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए का मान कितना है 3/10, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/10, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 और ये हो जाएगा 1/1/10। बस हल कर देंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 9/10। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें हम तो देखें ऊपर से तो कटने वाला टर्म ये दिख रहा है 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 × 25 = 125 और माइनस 9 सते ये 63 और बटे में 125, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और 12 में से 6 जाएगा 6, 62 बटे में 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए इसको भी जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको भी हम इसी मेथड से कर दे रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर हो जा रहा है तब तक कैसे सॉल्व कर दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी दूसरा कोई रूल चेंज करने की तो कर लिया जाएगा। 2014 में पूछा गया सवाल है 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की क्या प्रायिकता है। फिर वही पूछ रहा है, तो हम मान ले रहे हैं कि पहले पासे पर 6 आने की घटना अगर ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 1/6, दूसरे पासे पर अगर 6 आने की घटना अगर बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी = भी 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 आने की प्रायिकता तो बदलेगी नहीं, 1/6 और ये भी कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि तीसरे पासे पर 6 आने की घटना अगर सी है, इवेंट अगर सी है तो फिर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी = 1/6। अब हमसे पूछ रहा है कि कम से कम एक पासे पर क्या आता है 6 आता है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो वही बात फिर यहाँ पर है, तो सारा कुछ यहाँ पर लिखेंगे बस यहाँ पर लिख देंगे = 1 माइनस 1/6 1 माइनस 1/6 1 माइनस 1/6, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 5/6 5/6 5/6, यानी कि ये 6 6 के 36 6 का 200 16 माइनस 5 5 25 5 125 और बटे में 216 216 में से 125 घटा लेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 11 में से 2 जाएगा 9 और ये कट जाएगा, यानी कि 91 बटे में 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, मतलब कि एक पासे को अगर एक बार उछालेंगे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 यही बनता है ना। अब कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, विषम संख्या कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, ये विषम की प्रायिकता हो जाएगी। और सम की अगर प्रायिकता की बात करेंगे, सम की अगर प्रायिकता की तो भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर लिख रहे हैं पहली बार विषम आने की घटना अगर ए है, पहले बार विषम आने की घटना अगर E1 ही लिख रहे हैं E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 = कितना आ जाएगा 1/2। अगर दूसरी बार विषम आने की घटना अगर E2 लिख दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 = 1/2। अगर तीसरी बार विषम संख्या आती है, अगर इसकी घटना को हम E3 लिख दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 = 1/2। अब कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि हमसे यही पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, और ये पूरे का क्या हो जाएगा बार। इसको कैसे लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार इंटू E2 का बार इंटू E3 का बार, ऐसा कुछ लिखा जा सॉरी भाई, पहले मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 का बार इंटरसेक्शन E3 का बार। पहले डिमॉर्गन रूल को लगा दें। अब उसके बाद यहाँ पर पहली बार में विषम संख्या आती है तो दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तीसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि E1 E2 E3 ये क्या है सब स्वतंत्र हैं। तो इसको लिख देंगे 1 माइनस PE1 का बार इंटू PE2 का बार इंटू PE3 का बार हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस PE1 और ये हो जाएगा 1 माइनस PE2 और ये हो जाएगा 1 माइनस PE3। अब वैल्यू को रख ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2
1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू 0.18 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जा रहा है। तो इसको तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही होता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान है 0.18 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.12 के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ऐसा कुछ गुणा कर दें, बस इसको गुणा कर दिया जाए 12/96 और 12×9=21 ये और 2 4 स्थान पर दशमलव हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 में कई सवाल हैं, इसमें ए बी करके दिया गया है। पहला सवाल पढ़ते हैं 12 का और इसको 2019, 20, 22 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि अज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। पहले तो ये बना लेते हैं कि अगर एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है। तो हम बच्चों में से गर्ल को कैपिटल जी से डिनोट कर दे रहे हैं और बॉय को कैपिटल बी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दोनों बच्चे लड़कियां हो सकती हैं, पहला वाला बच्चा लड़की और दूसरा वाला बच्चा लड़का हो सकता है, पहला वाला बच्चा लड़का दूसरा वाला बच्चा लड़की हो सकती है और नहीं तो दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। अगली बात, यदि अज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम कि दोनों बच्चों में से कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है की घटना क्या है, ई है। तब ई इक्वल टू कितना हो जाए, कम से कम एक बच्चा जो है क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो ये केस हो सकती है, ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है। तो हो जाएगा गर्ल बॉयज, बॉय गर्ल और बॉय बॉय, ये कंडीशन हो सकती है। अब क्या पूछा जा रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हमसे यहाँ पर माना दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करेंगे, आप परीक्षा में लिखेंगे। तो घटना क्या है, एफ है। तब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ये बी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये गिवन है, हमको ये दिया गया है, तो इस बात की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। इसका मतलब कि हमको ये पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछा जा रहा है और जबकि ई दिया जा चुका है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, चाहे नंबर ऑफ बी, कोई भी यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये। और नहीं तो ये भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपान नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, ये भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ई इंटरसेक्शन पहले एफ तो निकाल लें, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन पहले एफ तो निकाल दें, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन तो बस यही मिलेगा, ये। तो क्या हो जाएगा, ये बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, एगो, और एफ में कितना एलिमेंट है, एक बटे में एक बराबर एक, आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं।
सॉरी भाई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर जो है कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में जो एलिमेंट है वो एक, ये तो ठीक मैं लिखा हूँ, ये तो मैं ठीक लिखा हूँ, लेकिन ये जो है ये एफ पानी, और इसमें ई में कितने एलिमेंट हैं, ये मैं ई लिखा हूँ ना। ई में कितने एलिमेंट हैं, तो ई में ये एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बी में इसको रखा है, कह रहा है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि अज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों में के लड़की होने की प्रायिकता। तो एक काम कर लेते हैं पहले कि जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से जो बच्चा लड़की है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर दे रहे हैं, जो बच्चा लड़का है उसे हम कैपिटल बी से डिनोट कर देंगे। तो क्या बनेगा, हो सकता है कि तीनों बच्चे लड़के हो जाएं, या ये हो सकता है कि तीनों बच्चों में से 2 बच्चे, पहला और दूसरा लड़के और तीसरा क्या हो जाए लड़की, या तो ये हो सकता है कि पहला लड़का दूसरा लड़की और तीसरा लड़का हो सकता है, चाहे ये हो सकता है कि पहले लड़की तब ये दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि एक लड़का हो और 2 लड़कियां हो, लेकिन वो हो सकता है कि लड़की फर्स्ट रही हो और सेकंड लड़का तब लड़की, या तो ये हो सकता है कि दोनों पहले लड़कियां हो जाए और तब क्या हो जाए लड़का हो जाए, और नहीं तो लास्ट कंडीशन हो सकता है कि तीनों क्या हो जाए बच्चा लड़कियां हो जाए। ये कंडीशन बन सकती है। कितने एलिमेंट हो गए होंगे, 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, कह रहा है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि अज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, कम से कम एक बच्चा लड़की है। तो एक बच्चा लड़की कंडीशन तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि इन्हीं 7 कंडीशन में कम से कम एक लड़की है, बस इसी में एक लड़की नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, ये लिख देंगे। और फिर क्या है, एक बच्चा लड़की है तो तीनों बच्चों के लड़की, अगर तीनों बच्चों के लड़की होने की घटना अगर हम F लिख दे रहे हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, गर्ल गर्ल गर्ल, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये दिया है तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि हमसे इंटरसेक्शन तो पहले निकालना पड़ेगा, चाहे ये दिया रहे ये इसका निकालना रहे, चाहे ये दिया रहे इसका निकालना रहे, इंटरसेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट मिलेगा, बस यही, तो ये गर्ल 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 एक ही एलिमेंट है ये। अब लिख देंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और अपान ई, यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में नंबर ऑफ ई लिख देंगे, नंबर ऑफ ई, गलती ना हो कि लिखें कुछ और नंबर कुछ और लिख देंगे। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 1, और ई में कितने एलिमेंट हैं 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक थैले में से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको निकालना है काली होने की प्रायिकता इसमें से, तो क्या हो जाएगा, काली के अनुकूल यहाँ पर लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ अगर मैं कह दूं रेड, नंबर ऑफ रेड, तो ये कितना है 5 है, नंबर ऑफ ब्लैक ये कितना है 3 है, और नंबर ऑफ अगर सैंपल स्पेस कह दें चाहे रेड ब्लैक कह दे रहे हैं, नंबर ऑफ रेड मतलब कि टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हैं इसको, ये नंबर ऑफ चलो सैंपल स्पेस लिख दे रहे थे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 = 8। तो हमसे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ जाए, एक गेंद निकाली जाती है और वो क्या आता है ब्लैक आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, यहाँ पर प्रायिकता निकाल रहे हैं, किसी प्रायिकता एक गेंद निकाली जाती है वो ब्लैक आती है, इस बात की प्रायिकता हमको चाहिए। तो ब्लैक आने के अनुकूल कितने अवसर हैं 3, और बटे में कुल अवसर कितने हैं 8, तो 3/8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कई सवाल है, जिसमें से मैं ए लिखा हूँ 14 का। इसमें से क्या कह रहा है
कह रहा है कि एक बक्से में 7 पीली यानी कि येलो और 8 लाल साड़ियाँ हैं। मतलब कि एक थैले में जो है कि 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे लगाने का तरीका, पीली साड़ियों की संख्या इक्वल टू 7, फिर यहाँ पर लिख देंगे लाल साड़ियों की संख्या इक्वल टू 8, ये है, और यहाँ पर लिख देंगे कुल साड़ियों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो लिख देंगे थैले से एक साड़ी निकाली जाती है, उसके क्या है लाल होने की प्रायिकता। लिख देंगे थैले से एक साड़ी निकाली जाती है जिसके लाल होने की प्रायिकता इक्वल टू, तो लाल के अनुकूल कितनी साड़ियां हैं 8 और कुल कितना है 15, यानी कि 8/15 इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लगा लेंगे इसको जिस तरह से स्टेटमेंट बोले उसी प्रकार से लिख करके बी देखते हैं। चलें अगला सवाल 14 का बी पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं। एक थैला है ये, इसमें 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं, और दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर हमको ये कहा था कि इसमें से एक थैला चुना जाता है, फिर एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय हम लगाते, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है बस एक गेंद निकाली जाती है, वो गेंद क्या है ब्लैक है, इस बात की प्रायिकता। मतलब कि 2 थैले हैं, इसमें ये गेंद दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है और वो क्या है काली है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लेते हैं कि पहले थैले से काली गेंद निकलती है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। फिर यहाँ पर लिख देंगे दूसरे थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8। और फिर उसके बाद दोनों थैलों में से किसी थोड़ा सा एक सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं। अगर ऐसे कहता कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है और वो काली, इस बात की प्रायिकता, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। लेकिन कह रहा है कि दोनों थैलों से एक एक गेंद निकाली जाती है, दोनों काली हो, इस बात की प्रायिकता है। देखें मैं बताता हूँ, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर हमसे कहा था कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है वो काली, इस बात की प्रायिकता, तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। लेकिन कह रहा है कि दोनों थैलों से एक एक गेंद निकाली जाती है, दोनों काली है, इस बात की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों गेंदों के, यहाँ पर लिख देंगे दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इससे निकाल रहे हैं वो भी काली हो, इससे निकाल रहे हैं और वो भी काली हो, तो एंड की जब बात आती है तो प्रायिकताओं को गुणा कर देते हैं। तो 1/3 और 5/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/24, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी पढ़ते हैं। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी है, ताश की एक गड्डी है, उसमें से 3 पत्ते निकाले जाते हैं और वो भी क्या किए जाते हैं एक एक निकाले जाते हैं, और निकालने के बाद एक पत्ता अगर निकाल दिया गया तो उसमें रखा नहीं जाता है, तब तक दूसरा निकाल लिया गया, इसको रखा नहीं जाता है तब तक तीसरा निकाल लिया जाता है, मतलब प्रतिस्थापित उसमें नहीं किया जाता है। आगे, पहले दोनों पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता, मतलब कि तीनों पत्ते निकाले जाते हैं, ये भी और ये भी और ये भी, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी और इसकी प्रायिकता क्या होगी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पहला पत्ता बादशाह है, दूसरा पत्ता बादशाह है और तीसरा पत्ता क्या है इक्का, तो दूसरे की कोई केस बनेगी नहीं। तो बस हम यहाँ पर बादशाह की प्रायिकता निकाल दें, और ये बादशाह की प्रायिकता और ये बादशाह की प्रायिकता, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहला पत्ता बादशाह हो, इस बात की प्रायिकता, पहला पत्ता बादशाह हो, इस बात की प्रायिकता कितना हो जाएगा। टोटल पत्तों की संख्या कितनी है, बादशाह के टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है 4, और टोटल 52 पत्ते हैं, तो कितना हो जाएगा
4/52 हो जाएगा। और नहीं तो ये लिख सकते हैं कि तीनों पत्तों में से पहला बादशाह, दूसरा बादशाह तथा तीसरा इक्का, इस बात की प्रायिकता। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 3 पत्तों में पहला बादशाह, दूसरा बादशाह तथा तीसरा इक्का हो, इस बात की प्रायिकता। तो डायरेक्ट लिख देंगे प्रायिकता इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/52 गुणे, क्योंकि 3 पत्ते निकाले जाते हैं, एक पत्ता निकालने रखे नहीं है, उसमें 51 पत्ता हो जाएगा और बादशाह की पत्तियां 3 होगी, तो 3/52 51 और इंटू 2 पत्ते निकल चुके हैं अब बादशाह के, तो टोटल पत्ता बचेगा कितना 50, और 50 में से हमको एक इक्का निकालना है, अभी इसमें 4 इक्के बचे होंगे, तो 4/50 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको काट पीट लेना है बस। तो हो जाएगा 13, ये 1/13 और गुणे ये 1 में कितना हो जाएगा 17 और गुणे ये कितना हो जाएगा 2/25। बस सब ऊपर तो 2 हो जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 17 × 51 और 17 × 17 5 22 और गुणे 25, यानी कि 25 से कम 25, 25 पचे 125, 26 27 और 25 दूना के 50, 50 और 12 62, यानी कि 2/6275 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पर थोड़ा से मल्टीप्लाई मिस्टेक हो गया, 17 × 51 और 17 कम 17 5 22 हो जाएगा, मैं उल्टा लिख दिया हूँ 22, मतलब 22 हो जाएगा सब मिला जुला करके। 25 से कम 25 और 25 दूना के 50 2 52 और 25 दूना के 50 और 5 55, ये 5525 2/5525 होगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हो गया था। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें, एक लीप ईयर होता है और एक सामान्य ईयर होता है। तो लीप ईयर जो हम लोगों की फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वो हमारा क्या होता है लीप ईयर। जैसे हम ये 2024 की अगर बात करें तो 2024 में जो फरवरी है वो 29 दिन की मतलब फरवरी 29 दिन का महीना है, इसलिए ये जो हमारा ईयर है वो क्या है लीप ईयर है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और सामान्य ईयर में 365 दिन होते हैं। तो इसका मतलब कि टोटल 366 दिन है। अब 366 दिन में तो 52 सप्ताह पूरा हो जाएगा और 2 दिन, 52 सप्ताह 2 डेज 2 दिन ये होता है। 366 दिन में 52 सप्ताह 2 दिन होता है और 365 दिन में 52 सप्ताह 1 दिन होता है। और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन आएगा। अब 52 सप्ताह की अगर बात करें तो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आएगा ही आएगा। अब एक रविवार हमको जो है कि ये एक रविवार और उसी की प्रायिकता हमको बतानी है। ये तो श्योर हो गया, 52 सप्ताह तो श्योर हो गया, तो बस एक ही रविवार और हमको जो है कि बताना है ये 2 दिन में से एक जो रविवार है वो कितने प्रकार से आ सकता है। तो ये जो 2 दिन बचेंगे वो तो या तो दोनों दिन रविवार सोमवार हो सकता है, या तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, या तो मंगलवार बुधवार हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 दिन में से ये जो दोनों दिन होंगे वो क्या हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, या क्या हो सकता है बुध बृहस्पति हो सकता है, या बृहस्पति शुक्र हो सकता है, या शुक्र शनि हो सकता है, या शनि रवि हो सकता है, या रवि सोम हो सकता है, रविवार सोमवार हो सकता है। तो इतनी केसेस बनेगी। अब इसमें देख लेते हैं कि रविवार कितने जगह पर है। तो रविवार एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 1/2
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 2/3 है, तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं? तो स्वतंत्र की अगर हमको पहचान करनी है तो ए की प्रायिकता और बी की जो प्रायिकता है उनका गुणनफल उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र। तो ये तो दोनों मालूम है, बस इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 2/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 है माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 2/3। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो 2 3 6 और प्लस 2 और माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 5 1/6। तो ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब उसका लिखेंगे नाउ। अब अच्छा यहाँ लिख रहे हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दें। ये कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/3, ये कितना है? 1/6। लिख देंगे हियर, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देख पा रहे हैं क्योंकि ये जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता वो भी 1/6 है और दोनों के प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट भी 1/6 है। इसका मतलब लिख देंगे अतः, यहाँ पर क्या लिख देंगे? अतः घटनाएं ए तथा बी क्या है? स्वतंत्र हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको भी 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तो सैंपल स्पेस बनाकर, क्योंकि 2 पासे अगर फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, बना लिया जाएगा। 36 एलिमेंट बनते हैं तो उसमें देख लेंगे कि कम से कम एक जगह कहाँ पर 6 आता है, तो उसी की प्रायिकता हमको बतानी है। वैसे पहले में एक 1 6 आएगा और दूसरे में 2 6 आएगा, तीसरे में 3 6 आएगा, चौथे में 4 6 आएगा लाइन में, और 5वीं लाइन में 5 6 आ जाएगा और 6वीं लाइन में क्या आ जाएगा? 1 6 आ जाएगा, 2 6 3 6 4 6 5 6 और क्या आ जाएगा? 6 6। टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रायिकता हो जाएगा 11/36। एक तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? अगर पासे हम फेंकते हैं, अगर पासा फेंकते हैं तो एक बार फेंकेंगे तो 6 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। एक पासे को एक बार अगर फेंका जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे माना 6 आने की घटना, 6 माना एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की घटना क्या है? E1 है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब कम से कम एक बार जो है कि, और उसके बाद क्या लिख दे रहे हैं? एक पासे को एक बार, हाँ कम से कम एक बार। तो पहली बार यहाँ पर लिख रहे हैं एक बार 6, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है? E1 है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू। अब कह रहा है हमसे कि ये पहली बार 6 आता है, मैंने 2 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक बार अगर हमको 6 आने की प्रायिकता पूछी जा रही है तो पहली बार 6 आने की घटना E1 ले रहे हैं और दूसरी बार 6 आने की घटना क्या ले रहे हैं? E2 अगर ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कम से कम एक बार 6 आने के लिए पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और सॉरी इसका बार लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इंटरसेक्शन E2 का ये बार हो जाएगा। और चूंकि
जो 6 आ रहा है वो तो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि एक बार 6 आए तो दूसरी बार से उसका कोई मतलब कि फर्क नहीं है, दूसरी बार वो 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार, और ये हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का बार। ये हो जाएगा 1 माइनस, क्या लिख देंगे इसको, 1 माइनस 1/6, और ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि लिख सकते हैं ना 1 माइनस PE1, और ये हो जाएगा ये भी ऐसा कुछ। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5/6 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस यानी कि 36 माइनस 25/36, यानी कि आ जाएगा 11/36। ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, हमको कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, B वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू है 1/3, यानी कि 1/6 और इंटू 3/1 यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि एक थैली में 5 लाल, 5 रेड तथा 6 काली गेंदें हैं। यादृच्छा इसमें से 2 गेंद निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक गेंद इसमें से निकालना है, एक गेंद इसमें से निकालना है, 2 गेंद निकालना है, तो अलग अलग इनकी प्रायिकता यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक गेंद ऐसे लिख रहे हैं कि कुल संभव स्थितियां, एक गेंद लाल तथा एक गेंद काली होने के अनुकूल अवसरों की संख्या क्या करना है, एक इसमें से निकाल देंगे तो 5C1 हो जाएगा, और एक इसमें से निकाल देंगे तो 6C1 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें से चाहिए और एक इसमें से चाहिए, तो ये अनुकूल अवसरों की संख्या हो जाएगा। और लिख देंगे यहाँ पर कुल अवसरों की संख्या, कुल अवसरों की संख्या। को गेंद निकालना है, 2 को में से 11 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 11C2। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता, किस बात की प्रायिकता, कि एक गेंद काली हो और एक गेंद लाल। इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल अवसरों की संख्या हो जाएगा 5C1 इंटू 6C1 और बटे में 11C2। इसी को बस सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा 5 × 6 और बटे में कितना हो जाएगा 11 × 10 और बटे में फैक्टोरियल 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और बटे में 11×5 = 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इतना बढ़ा दिए, ये नहीं दिखाई दिया कि 5 से 5 को काट लें तो 6/11 हो जाएगा, ये 6/11। चलें आगे देखते हैं। चलें अगला सवाल है 20 नंबर। कह रहा है कि A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 0.3 सॉरी, चलें पढ़ते हैं। कह रहा है कि A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B = प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पर कुछ भी होगा सब चलेगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B, B डैश इंटरसेक्शन A, सब चलेगा। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A = 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B = 0.6 हो तो हमसे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और यूनियन की पूछ रहा है। तो पहले फर्स्ट निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B = कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वैल्यू रखते हैं 0.3 इंटू 0.6, फिर आ गया क्या है 0.18 हो जाएगा। और ये पूछा जा रहा है यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दूसरा है ये, A यूनियन B = कितना हो जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सब वैल्यू रख दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है और ये 0.6 है और माइनस 0.18 है, यानी कि 6 3 9 हो जाएगा और माइनस 0.18 हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये हो जाएगा 72, यानी कि 72 ऐसे, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, इसको भी 2019 और 22 में पूछा गया है। कह रहा कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 और इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है 0.2 है, तो हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ई की प्रायिकता बताना है जबकि ई दिया है, एफ की प्रायिकता बताना है जबकि ई दिया है। तो यहाँ पर ये निकाल देंगे। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। दोनों वैल्यू को रख ले रहे हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 0.3, यानी कितना हो जाएगा 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई अगर चाहिए तो ये तो वही लिख देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता बटे में ई की प्रायिकता इक्वल टू 0.2 और बटे में ई की प्रायिकता 0.6 है, ये कितना हो जाएगा 1/3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 2019 में पूछा गया है। कह रहा है और इसमें कई सवाल लग रहे हैं इसलिए ए लिखा है यहाँ पर। कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए, ये फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/8 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4। इसको कैसे लिख दें, 1/8 इंटू 4/3 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। बी में जो है एकदम सेम वही वैसा ही सवाल है और इसको 2023 में पूछा गया है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/13। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पूछा जा रहा है। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/13, यानी कि हो जाएगा 2/3। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि ये जो ए और बी हैं दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अगर ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो उनके यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है उन दोनों ए और बी के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। और ए यूनियन बी कितना के बराबर है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, पी के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइड पी बराबर हो जाएगा 3/5 - 1/2, यानी कि 6 - 5/10, यानी कि 1/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इसके बाद जो भी होगा कल के लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। एक पांसे को 2 बार उछाला जाता है। यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो उनके आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक पांसे को 2 बार उछाला जाता है तो अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और यदि उनकी सतहों पर आए अंकों का योग 6
6 है, यानी कि ये हमको दिया गया है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? 6। तो पहली लाइन में 1 5 हो जाएगा, और दूसरी लाइन में 2 4 हो जाएगा, तीसरी लाइन में 3 3 हो जाएगा, और चौथी में 4 2 हो जाएगा, पांचवी में 5 1 हो जाएगा, और तो 6 नहीं आएगा। 6 ये योगफल आने के बस इतने ही कंडीशन है। तो आए हुए अंकों में से कम 1 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कम से कम 1 4, यानी कि ये दिया है हमको, ये दिया है। तो कम से कम 1 4 की कंडीशन क्या क्या बनती है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से लिख देंगे, लेकिन कम से कम 1 4 की कंडीशन क्या क्या बन सकती है? एक 1 4 हो जाएगा, और एक 2 4 हो जाएगा, और एक 3 4 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, और ये 4 6 हो जाएगा, और फिर 5 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 6 4 हो जाएगा। तो इनका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? ये 2 4 और 4 2 मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 4, और कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। तो हमसे ये दिया हुआ है, यानी कि ये पूछा जा रहा है। लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो और अपान ई दिया है, और एफ की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लिख दें चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दें, तो क्या लिख दें? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो, और बटे में नंबर ऑफ कितना लिख दें? ई लिख दें। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 2, और ई में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2 बटे में 5। तो अब जो भी हम लोगों को देखना है, कल के लेक्चर में इसको हम फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।